आज हम सबसे पहले आपको महाराष्ट्र की महाभारत दिखाएंगे, जहां आज यह तय होना था कि शरद पवार और अजीत पवार में से ज्यादा पावर किसके पास है। और आज दोनों ही नेताओं ने कहा कि एनसीपी हमारी है और दोनों ने ही एनसीपी के विधायकों की अपनी अपनी बैठक बुलाई। लेकिन इस मैच में शरद पवार बड़े अंतर से हार गए, यानी चाचा ने भतीजे ने अपने चाचा को हरा दिया। और आज हम इसी हार का आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि जो कुछ शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वो देश में चल रही खानदानी पार्टियों के लिए क्यों एक खतरे की घंटी है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण से पहले आपको आज के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में हम बताते हैं। आज महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति परीक्षण का दिन था, यानी यह बताने का दिन था कि किसके पास ज्यादा पावर है, जिसमें चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच एनसीपी पर अधिकार की लड़ाई का फैसला होना था। और इस लड़ाई में 82 साल के शरद पवार अपने 63 साल के भतीजे अजीत पवार से हार गए, यानी अजीत पवार के पास शरद पवार से ज्यादा पावर आज दिखाई दी। और 63 साल के अजीत पवार ने 82 साल के अपने चाचा शरद पवार को यह बता दिया कि आपका जमाना बीत चुका है और अब मेरा टाइम शुरू हो चुका है। शरद पवार ने मुंबई में जो बैठक बुलाई थी उसमें एनसीपी के सिर्फ 13 विधायक आए, जबकि अजीत पवार ने जो अपनी दूसरी बैठक बुलाई थी उसमें एनसीपी के कुल मिलाकर 31 विधायक मौजूद थे। एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और इस हिसाब से इन दोनों बैठकों में एनसीपी के 44 विधायकों ने हिस्सा लिया, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो। और बाकी 9 विधायकों ने अभी अपना मत स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन अजीत पवार का कहना है कि ये बाकी के विधायक भी उन्हीं के साथ हैं और अब एनसीपी में वो सबसे ज्यादा पावरफुल नेता बन चुके हैं। शरद पवार से भी ज्यादा पावर उनके पास है। इसके अलावा एनसीपी के 5 लोकसभा और 4 राज्यसभा के सांसद हैं, जिनमें 3 लोकसभा और 2 राज्यसभा के सांसदों ने शरद पवार का समर्थन किया है, जबकि अजीत पवार को एनसीपी के 1 लोकसभा सांसद का ही समर्थन मिला है और वो सांसद हैं सुनील तटकरे, जिनकी बेटी अदिति तटकरे को महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में मंत्री बनाया गया है। तो अगर सांसदों की बात की जाए तो शरद पवार की तरफ ज्यादा सांसद हैं और अजीत पवार की तरफ सिर्फ 1 सांसद है। लेकिन यहां बात सांसदों की नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार सांसद नहीं बनाते, विधायक बनाते हैं और इस समय वहां जरूरत है विधायकों की। तो विधायकों के मामले में अजीत पवार शरद पवार से ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा आज इन दोनों ही बैठकों में पहली बार एक बिल्कुल नई चीज देखने को मिली। अजीत पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक में जो विधायक, सांसद और पदाधिकारी शामिल हुए, उन्होंने एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर करके अजीत पवार को अपना समर्थन दिया। जबकि शरद पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक में भी पार्टी विधायकों, पदाधिकारियों और दूसरे नेताओं से एफिडेविट पर ही एक तरह से लोगों से कहा गया कि वो एफिडेविट पर यह कसम खाएं कि वो इस राजनीतिक संघर्ष में शरद पवार के साथ ही रहेंगे। यानी इससे पहले जो एफिडेविट वाली जो राजनीति होती थी या एफिडेविट का जो काम होता था वो या तो अदालतों में होता था या फिर सरकारी दफ्तरों में एफिडेविट दिए जाते थे। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा एफिडेविट बनाकर देना और उस एफिडेविट में यह लिखना कि मैं अजीत पवार के साथ हूं या मैं शरद पवार के साथ हूं, यह एक बिल्कुल नई परंपरा आज देखने को मिली है। यानी अब सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है, सिर्फ टीवी पर आकर या सोशल मीडिया पर आकर यह कह देना काफी नहीं है कि मैं शरद पवार के साथ हूं या मैं अजीत पवार के साथ हूं, या फिर उस बैठक में सिर्फ पहुंच जाने से कुछ नहीं होगा। अब जो आज जो नई चीज देखने को मिली है वो ये कि नेताओं को, विधायकों को अब एफिडेविट फाइल करके बताना पड़ रहा है कि मैं आपके साथ हूं, मेरा विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और यह रहा मेरा एफिडेविट। शरद पवार आज से 24 साल पहले वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे और तब उन्होंने इस एनसीपी पार्टी का गठन किया था। और उस समय यह पार्टी किसी एक नेता और एक परिवार की पार्टी नहीं थी। और यह बगावत जब उन्होंने की थी, उसी समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यह बगावत उन्होंने की थी सोनिया गांधी के खिलाफ। और मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि सोनिया गांधी एक विदेशी मूल की महिला है, विदेशी मूल की नेता है, और अगर वो प्रधानमंत्री बनी
तो यह हमें स्वीकार नहीं है। हम एक विदेशी मूल के नेता के साथ काम नहीं कर सकते और इसीलिए इस पार्टी का नाम रखा गया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी वो वाली कांग्रेस जो राष्ट्रवादी है। तो ये दोनों ही कांग्रेस थी, एक तो कांग्रेस पार्टी जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी थी और दूसरी बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी सोनिया गांधी वाली जो पार्टी है वो राष्ट्रवादी नहीं है, शरद पवार वाली जो कांग्रेस पार्टी है वो राष्ट्रवादी है। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर शरद पवार ने इस पार्टी को बनाया था और जब यह पार्टी बनी थी, आज आपको उसी समय की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तब एनसीपी के संस्थापकों में सिर्फ शरद पवार नहीं थे, शरद पवार के अलावा पीए सांगमा भी थे और तारिक अनवर जैसे नेता भी थे। ये तमाम लोग एनसीपी के संस्थापक थे और उस समय सोनिया गांधी का विरोध करने की वजह से शरद पवार को देश भर में बहुत समर्थन मिला था। लोगों ने कहा था कि भाई वाह, ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, ये सच्चे राष्ट्रवादी हैं और इन्हें भारत की बड़ी चिंता है और राष्ट्र को ऐसा ही एक राष्ट्रवादी नेता चाहिए। और जब उन्होंने ये एनसीपी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उस समय की वो तस्वीरें आज खास तौर पर आपके लिए हमने निकाली हैं ताकि आपको याद रहे कि इतिहास में कई बार क्या क्या चीजें होती हैं और समय का जो चक्र होता है वो कैसे घूमता रहता है। और 24 साल के बाद राष्ट्रवाद का जो मुद्दा उठाया शरद पवार ने, वो राष्ट्रवाद में उन्होंने कितना मिलावट कर दिया। अब हम आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां प्रवेश शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने आदिवासी समुदाय के एक बेबस और लाचार मजदूर के साथ एक ऐसा अपराध किया जो न सिर्फ बहुत घिनौना है बल्कि आज के जमाने में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तस्वीर, ये वीडियो आप देश भर में अभी तक देख चुके हैं, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये हुआ, जो आज हुआ है वो हम आपको जरूर बताना चाहते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद इस आरोपी के जो कंधे हैं वो जरा भी झुके नहीं हैं। ये जो आरोपी है, ये इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसे पुलिस थाने ले जाया जा रहा है और पुलिस थाने में अंदर जाते हुए इसकी चाल तो देखिए आप, और जिस पुलिस वाले ने इसका स्वागत किया है और जब थाने में ये प्रवेश कर रहा है तो पुलिस वालों की अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितने प्यार से इसकी पीठ थपथपाकर मध्य प्रदेश की पुलिस इसे थाने में लेकर जा रही है, जैसे कि ये थाने में कोई अपराधी नहीं बल्कि थाने का मुआयना करने के लिए आया हो। ऐसी बॉडी लैंग्वेज इस आदमी की है। इसे ना तो कोई शर्म है, ना कोई पछतावा है और ना ही कानून का और पुलिस का कोई डर है। आप यहां पर देख सकते हैं। तो कल जो इसने किया उससे तो पूरे देश में लोगों को गुस्सा आया ही, लेकिन आज उससे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को इसकी ये तस्वीरें देखकर आ रहा है जिसमें शर्म से इसके कंधे झुके हुए दिखाई नहीं देते। यह आरोपी पुलिस हिरासत में पूरी अकड़ के साथ चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी इसके पूरे सम्मान का ध्यान रखते हुए इसे थाने में ले जा रही है। और ये जो तस्वीरें हैं इनसे पता चलता है कि इस आरोपी को इस घटना के लिए कोई भी पछतावा बिल्कुल नहीं है। इसका नाम है प्रवेश शुक्ला। अब तक आप सब जान चुके होंगे और ये पूरी घटना एक हफ्ते से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि लगभग एक हफ्ते पहले इस व्यक्ति ने अपने इलाके में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति पर पेशाब करके उसे बहुत शर्मिंदा किया था और तब कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जिसके आधार पर कल यानी 4 जुलाई को इस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और फिर देर रात 2 बजे पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद आपने देख लिया इसे कोई पछतावा नहीं है। अब हम आपको पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी पहचान तो नहीं बता सकते, लेकिन यह जरूर बता सकते हैं कि यह व्यक्ति एक दिहाड़ी मजदूर है और आदिवासी समुदाय से है, जिसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं। अब तक की जांच के मुताबिक प्रवेश शुक्ला का इस व्यक्ति के साथ मजदूरी के पैसों को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद इस व्यक्ति ने, प्रवेश शुक्ला ने इस आदिवासी को सजा देने के लिए उसके साथ यह घिनौना अपराध किया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि यह व्यक्ति बीजेपी का नेता है, जिसे पहले बीजेपी की तरफ से पार्टी मंडल में उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और यह व्यक्ति स्थानीय विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि भी रह चुका है, जिसकी वजह से इस पर काफी राजनीति हो रही है। हालांकि बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का कहना है कि यह व्यक्ति उनका प्रतिनिधि कभी नहीं रहा, लेकिन
बहुत सारे पोस्टर्स जिसमें इस आदमी की तस्वीर दिखती है, बहुत सारी तस्वीरें जहां इसकी तस्वीर दिख रही है, ये सब आज चल रहा है। आज मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और सीधी जिले में इसके मकान के अवैध ढांचे पर बुलडोजर चलाकर इस आदमी के मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो इस पर भी बुलडोजर चल गया। ये इसका मकान है जिस पर बुलडोजर चल रहा है और यह कार्रवाई बहुत जरूरी थी। लेकिन आज यहां सोचने वाली बात एक और भी है कि यह बुलडोजर वाली कार्रवाई इस समय जो आप देख रहे हैं, अब इसे काफी समय हो चुका, कई घंटे हो चुके, लेकिन इस बुलडोजर वाली कार्रवाई को ना तो किसी ने अभी तक संविधान के खिलाफ बताया है, ना ही कोई इसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया है, ना ही इस बुलडोजर की कार्रवाई तक अभी तक किसी ने इसका विरोध किया है, ना ही सोशल मीडिया पर इसे ट्रेंड किया जा रहा है और ना ही किसी ने यह कहा है कि इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है और कानून का क्या होगा, हमारी पुलिस किस लिए है, हमारी अदालतें किस लिए हैं, और ये ऑन द स्पॉट जो इंसाफ है ये कानून और संविधान के खिलाफ है। इससे पहले आपने देखा होगा जब जब बुलडोजर का प्रयोग हुआ है कहीं भी, और खास तौर पर एक खास समुदाय, एक खास वर्ग के खिलाफ, तो हमारे देश में शोर मच जाता है, लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, कहते हैं ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन आज इस आदमी के लिए किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अब हम आपको केदारनाथ धाम लेकर चलेंगे जहां हमारी खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने स्थानीय पुलिस को एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि पुलिस ऐसे मामलों की निगरानी में उसका सहयोग करे जो लोग मंदिर परिसर में वीडियोस या रील्स बनाने के लिए आते हैं और केदारनाथ धाम की पवित्रता को भंग करते हैं। मंदिर समिति चाहती है कि केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन को वर्जित करने के लिए पुलिस की तरफ से कदम उठाए जाएं और ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए और कार्रवाई से जुड़े नियम भी स्पष्ट किए जाएं जो लोग मंदिर परिसर में आते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने ब्लैक एंड व्हाइट में यह मुद्दा उठाया था और लोगों से पूछा था कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन अगर बैन कर दिए जाएं तो भी क्या इतनी भारी मात्रा में लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। और आज हमारी मुहिम का एक बहुत बड़ा असर हुआ है। आप खुद सोचिए, श्रद्धा में मिलावट आखिर कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। जो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, आखिर उन्हें अपनी रील्स और कैमरे के एंगल की चिंता हमेशा क्यों रहती है। और आज आपसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप मंदिर जाते हैं, अगर आपको उस समय भगवान का स्मरण न करके आपको ये चिंता हो रही है कि आपकी फोटो ठीक से आ रही है कि नहीं, आपका वीडियो ठीक से बन रहा है कि नहीं, आपका गाना, आपका डांस, आपके डांस के स्टेप्स ठीक हैं या नहीं, तो आपको मंदिर जाकर पूजा अर्चना करने की आवश्यकता क्या है। और ये जो है मिलावटी श्रद्धा कहलाई जाएगी। अब हम आपको अपनी उसी मुहिम का एक अंश दिखाते हैं। कल्पना कीजिए कि सरकार अगर केदारनाथ धाम के इस मंदिर में मोबाइल फोन ले जाना वर्जित कर दे, वीडियो बनाना वर्जित कर दें, रील बनाना वर्जित कर दें, तब आप देखिएगा इनमें से कितने लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं। ये सच्ची अग्नि परीक्षा होगी। अगर आप वाकई श्रद्धा के लिए जा रहे हैं और आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं तो, और अगर आप सिर्फ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं, फोटो खींचने के लिए जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, आपको सिर्फ एक ठंडी जगह पर जाना है जहां पर सुहावना मौसम हो, बहुत सुंदर पहाड़ हो, नदियां हो, झरने हो, जहां पर जाने में आपको बहुत आनंद आए और उत्तर भारत की गर्मी से कुछ दिनों के लिए आपको कुछ रिलीफ मिल जाए, तो फिर आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस जगह पर, इस तीर्थ पर, इस स्थान पर कुछ तरस खाइए। और ये स्थान इतना अभी सक्षम नहीं है कि लाखों लोगों की इस भीड़ को ये बर्दाश्त कर सके।